जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के 45,000 पदों पर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो अगर आपने अभी अपनी तैयारी को प्रारंभ नहीं किया है तो लग जाइए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो आज हम आपके लिए ये शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही इनमें से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगर आपको पता है तो सही उत्तर जरूर कमेंट करते रहें। पूछा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? जुलाई 1943, सितंबर 1943, अक्टूबर 1943 या फिर दिसंबर 1943? तो सही उत्तर जरूर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? रास बिहारी बोस, शरद चंद्र बोस, राजेंद्र कुमार घोष, चित्तरंजन दास? तो बताना है आपको कि 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? देखते हैं किस किस को पता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस कहां आए थे? तो पूर्वी एशिया आए थे। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब इस्तीफा दिया था? 1938, 1939, 1940 या फिर 41 में? तो बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कब इस्तीफा दिया था? कब दिया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्या होगा सही उत्तर? हो जाएगा 1900 कब? तो 39 में। कब? तो 1939 में। अगर आप चाहते हैं सही तरीके से पूरे गाइडेंस में होमगार्ड की तैयारी करना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम आपके लिए इतनी मेहनत करेंगे, बस आपको निरंतर हमारे साथ जुड़े रहना है। निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। बस आपको मेहनत नहीं छोड़ना है, डेली जुड़ना है। विश्वास रखिएगा, प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा। प्रश्न है कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? बाबर, जहांगीर, अकबर या फिर हुमायूं? बताना है आपको कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो किस मुगल शासक के सहयोगी थे? राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं के। किसके? तो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो मीर सैयद अली हुमायूं के सहयोगी थे। किसके? तो हुमायूं के। पांचवा प्रश्न है, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। फरीद, फजल, वरीद या फिर फारूक? तो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद। क्या था? तो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद। और यूपी होमगार्ड की जो क्लासेस है उसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें, निश्चित ही आपका बहुत ही फायदा होगा। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खासी जयंतिया पहाड़िया, गारो पहाड़िया, मिकिर पहाड़िया, शिलांग पहाड़िया? बताना है आपको कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी शिलांग पहाड़िया। क्या होंगी? तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है शिलांग पहाड़िया। सातवां प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, केटू, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी किसमें? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची जो चोटी हो जाएगी, तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो केटू है। क्या? तो केटू है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी। आठवां प्रश्न है, हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत?
तो हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कई बार पूछा गया है, तो कई बार पूछा गया है तो याद करना है आपको कि हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये वलित पर्वत से संबंधित है। हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये वलित पर्वत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व किया गया था? क्या? तो महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व किया गया था, यानी कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी? साफ साफ प्रश्न है, उत्तर आपको बताना होगा 1, 2, 3 या फिर 4। तो अगर आपने अब तक पढ़ाई की होगी सही ढंग से तो निश्चित ही आपको याद होगा महात्मा गांधी ने केवल एक बार ही कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि कब की थी तो 1924 में की थी। कब? तो 1924 में की थी। कौन सा अधिवेशन था? तो वेलगांव अधिवेशन था। पूछा जाए वेलगांव कहां पर है तो कर्नाटक में है, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग कहां पर की गई थी? आप सभी को पता है क्योंकि आप पढ़ते आए हैं बचपन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। लाहौर, कोलकाता, मुंबई या फिर सूरत? तो बताना होगा आपको, क्या बताना होगा कि पूर्ण स्वराज कहां घोषित किया गया था? आप बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका होगा लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कई बार पूछा जाता है तो याद रखना है। 11 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी? तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें क्योंकि काफी मेहनत लगती है। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर प्रयास कर सकें। तो अगर आपने अब भी लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको पता है इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर टेलीग्राम पर जाइए और सर्च करिए फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगी। तो इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को आसान प्रश्न कई बार भी पूछा गया है कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? किससे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। किसे? तो दादा भाई नौरोजी को। 12 नंबर प्रश्न है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया ईसाई लीग द्वारा, सिख लीग द्वारा, हिंदू लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया किसके द्वारा? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 28 जुलाई 1914। तो आपको पता है कि 14 में जो है प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। यहां पर समाप्त होने की बात कही गई है। 16 दिसंबर 1915, 11 नवंबर 1918, 22 अप्रैल 1919। तो बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। पता है कि 14 में प्रारंभ हुआ था और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो गया था प्रथम विश्व युद्ध। आपको बताना है कमेंट में, देखते हैं किस किस को पता है कि दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था और कब प्रारंभ हुआ था, कितने वर्ष चला था। देखते हैं किस किस को पता है, कमेंट में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? 1939, 41, 42 या फिर 43? तो बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था? 1941 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। 15 नंबर प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या फिर राजस्थान? मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं राजस्थान से। कहां से? तो राजस्थान से मोतीलाल तेजावत
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राजस्थान से। अगला है, असहयोग आंदोलन किस सन में शुरू हुआ? 19, 20, 21 या फिर 22? तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था कब? तो 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1919 याद रखना है रॉयल एक्ट के लिए। 22 याद रखना चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में। अगला है, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित किया था? चौरी चौरी घटना, बंगाल विभाजन, साइमन आयोग की नियुक्ति, काकोरी ट्रेन डकैती। बंगाल विभाजन कब हुआ था? कब हुआ था? 1905 में, करजन के कार्यकाल में। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में। चौरी चौरा घटना के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में। चौरी चौरा है कहां पर? तो गोरखपुर में है। एक थाने में आग लगा दी गई थी जिसके द्वारा कई पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो यह घटना आपको याद रखना है क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? अभी आपको बताया चौरी चौरा कांड के कारण। कब? तो फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, आपको पता है। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ना है। अगला है, चौरी चौरा घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, वह कहां स्थित है? तो बताया हमने आपको गोरखपुर में, अभी बताया है। कहां पर? गोरखपुर में। कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था, 4 फरवरी 1922 को, जिसके द्वारा कई पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। अगला है, निम्न में से किसने गांधी जी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, फजल हक खान, अब्दुल गफ्फार खान। तो निम्न में से किसने गांधी जी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो गांधी जी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने किया था? तो ये जिन्ना ने किया था। किसने? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। निम्न में से किसने गांधी जी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। नदी द्वीप कौन है? वैरन द्वीप, सेल्सियट द्वीप, माजुली द्वीप, फिर रॉस द्वीप। तो नदी द्वीप कौन है इनमें? तो नदी द्वीप जो है ये माजुली द्वीप है। क्या है? तो माजुली द्वीप कहां पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है। कहां पर? तो असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली या फिर विंध्य? तो भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का जो प्राचीनतम पर्वत हो जाएगा ये अरावली होगा। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत अरावली है, याद रखना है। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताना है कि उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़िया पठार स्थित है कहां पर? राजस्थान में। उड़िया पठार कहां स्थित है? तो राजस्थान में। भारत का सबसे ऊंचा स्थान माउंट ईसो, सेंडल शिखर, कंचनजंगा, डोलीगट्टा। तो भारत का जो सबसे ऊंचा स्थान हो जाएगा ये कंचनजंगा है। क्या है? तो कंचनजंगा है। 25 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? रामेश्वरम द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप। तो भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? क्या? तो एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में पूछा गया है, तो दक्षिण में क्या हो जाएगा? ये ग्रेट निकोबार होगा। क्या होगा? तो ग्रेट निकोबार द्वीप होगा। अगला है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? रामानुज, माधवाचार्य, रामानंद, रामदास। भक्ति आंदोलन को क्या पूछा गया है? तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है रामानंद को। किसे? तो रामानंद को। अगला प्रश्न है, अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? कबीर, दादू, रामानंद, तुलसीदास। तो अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे? तो ये कबीर हो जाएंगे। कौन? तो अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये कबीर थे। अगला है, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। तो 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? 10वें या आखिरी सिख गुरु थे गोविंद। कौन? तो गुरु गोविंद सिंह 10वें या आखिरी सिख गुरु थे। अगला प्रश्न है,
गुरु ग्रंथ साहित्य संकलन का किसने प्रमाणित किया है? गुरु ग्रंथ साहित्य संकलन को किसने प्रमाणित किया है? गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं, कल कुछ लोग कह रहे थे कि लेवल आप लोग बहुत हल्का ला रहे हैं। देखते हैं, आज बताइएगा, जो कमेंट किए थे आज आप बताइए कि 50 में आपका कितना स्कोर है। देखते हैं कितनी है तैयारी आपकी, जरूर बताइएगा। आवाज भग मत जाना छोड़ के क्लास को, बताना है आपको कि 50 में आज आपका स्कोर क्या रहा, और झूठ नहीं बोलना है, जो सही है उतना ही बताना है। गुरु ग्रंथ साहित्य संकलन को किसने प्रमाणित किया था? तो गुरु ग्रंथ साहित्य संकलन को प्रमाणित किसने किया था? तो ये किया था किसने? तो गोविंद सिंह ने किया था। किसने? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु ग्रंथ साहित्य संकलन को किसने प्रमाणित किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मैसूर, विजयनगर, मदुरई। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। कहां था? तो टीपू सुल्तान जो था ये मैसूर का शासक था। अगला है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? 1616, 1638, 1650, 1600। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रचालन प्रारंभ किया था 1616 में। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? 1616 में। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर। तो किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। किधर रखा जाएगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर। कहां पर? तो किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है। कहां रखा जाता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर। यदि यम द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान होगा कितना होगा? अपरिवर्तित रहेगा, अधिक, परंतु सीमित, असीमित या फिर शून्य। तो क्या पूछा गया है? यदि यम द्रव्यमान एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? यदि यम द्रव्यमान एक प्रोटॉन के प्रकाश वेग के साथ, किसके? तो प्रोटॉन के प्रकाश वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान जो होगा ये असीमित होगा। क्या होगा? तो यदि यम द्रव्यमान एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान असीमित होगा। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है? नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है? गुरुत्वीय ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा। तो नदी का बहता हुआ जल है, क्या है? तो नदी का जब बहता हुआ जल है तो गतिज ऊर्जा होगा। कोई कार्य जब हो रहा होगा, क्या है? तो नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है? तो ये गतिज ऊर्जा होगा। क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा होगा। याद रखना है, 50 प्रश्न है, छोड़ के जाना नहीं है। 50 में बताना है कमेंट करके कि 50 प्रश्न में आपका स्कोर कितना रहता है, कमेंट में बता करके ही जाना है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? साइड की वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साइड की वस्तुओं को देखने के लिए आपको बताना है कि मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण को। किसका? तो साइड यानी कि उत्तल दर्पण लगेगा। साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 36 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक रंग है लाल, हरा, नीला या फिर उपयुक्त सभी। तो प्राथमिक रंग आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक रंग है, तो प्राथमिक रंग की बात करेंगे तो ये लाल भी है, हरा भी और नीला भी है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला, उपयुक्त सभी सही उत्तर होगा। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी, पेलाग्रा। तो विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से वेरी वेरी और सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? वसा में घुलनशील नहीं यानी कि वो जल में घुलनशील होगी। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो एडी और ई के। कुछ लोग बताते हैं इसे याद रखो, कीड़ा। वसा में घुलनशील विटामिन क्या हो जाएगी? तो इस प्रकार याद रखेंगे एडी ई के। और जल में घुलनशील विटामिन तो वीसी है।
जल में घुलनशील विटामिन क्या है? तो बीसी, यानी भैंस गई पानी में। तो जल में घुलनशील विटामिन बीसी है। क्या है? तो जल में घुलनशील विटामिन बीसी है। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन आपको बताना है, तो जो जल में होगी वो वसा में नहीं होगी। तो ये भी वसा में है, ई भी है और के और डी है। तो ए डी ई के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है और जल में घुलनशील विटामिन वी सी है। तो सी दिया हुआ है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वसा में घुलनशील नहीं पूछा गया, तो सी जल में घुलनशील है इसलिए वसा में नहीं होगी, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, वसा में घुलनशील विटामिन के कितने प्रकार हैं? तो हमने आपको बताया ए डी ई के, कीड़ा जैसे आप याद रखते हैं। ए डी की कितनी है? तो 4 है। वसा में घुलनशील विटामिन के कितने प्रकार हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन के 4 प्रकार हैं। अगर यही आपसे जल में पूछ लेता तो बीसी केवल है, तो 2 ही विटामिन है। अगला है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? आसान है, क्योंकि पहले वीडियो में हमने आपको इस प्रश्न को कराया था। अगर आपने सही से देखा होगा तो निश्चित ही याद होगा, बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1904 या फिर 1858? तो किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? सही उत्तर हो जाएगा 1935। क्या होगा? तो 1935 होगा। अगला है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना? तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। किसके अनुसार? तो भारत की संविधान सभा गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 262, 284, 287, 289? तो कितने कुल सदस्य जो थे ये हस्ताक्षर किए थे? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 ने किया था। कितना? तो संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? लंदन, पेरिस, शिकागो, बर्लिन? आसान प्रश्न है, शिकागो होगा। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की? राधाकांत देव, राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ टैगोर? तो 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। किसने? तो राम मोहन राय ने। अगला है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ? केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख और ईश्वर चंद्र विद्यासागर? बताना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप। किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने। किसकी प्रेरणा से? तो केशव चंद्र सेन के। अगला है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? वारेन हेस्टिंग, रिफन, डलहौजी या फिर विलियम बेंटिंग? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई बेंटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो विलियम बेंटिंग के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई। अगला है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली? इनमें से कोई नहीं। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी किसने? तो सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुछ आपको भी करना है, कमेंट में बताना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। सन आपको कमेंट करना है। अगला है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, भगत सिंह या फिर राजा राम मोहन राय? तो किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहते हैं। किसे? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। कब? तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी।
राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं है? विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, गृह शिक्षा, संस्कृत शिक्षा। बताना है किससे संबंधित नहीं है। तो ये विधवा पुनर्विवाह से भी संबंधित है, सती प्रथा से भी संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा से भी संबंधित है, लेकिन संस्कृत शिक्षा से इनका संबंध नहीं है। तो राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो संस्कृत शिक्षा से। बाकी सही होगा। तो 50 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।